जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 20 हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 21 को ऐसे अपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कंप्लीट कर लिया था, जिसके 7 लेक्चर्स बने थे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है चैप्टर नंबर 20, और चैप्टर नंबर 20 लेक्चर नंबर 8 है। चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसको हम एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया जाएगा। 2, 3, 4 एंड 5 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। जी सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, बोह्र's थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज बेस्ड अपॉन सेवरल असम्पशंस। बोह्र's थ्योरी आप केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ चुके हैं। लास्ट जो आपके 10th क्लास की 9th 10th केमिस्ट्री में, उसमें भी आप बोह्र's थ्योरी को डिस्कस कर चुके हैं। तो वो कह रहे हैं बोह्र's थ्योरी जो है ना हाइड्रोजन एटम की, उसकी ना सेवरल असम्पशंस हैं, कुछ मफरूजे हैं। डू एनी ऑफ दीज असम्पशंस कॉन्ट्राडिक्ट क्लासिकल फिजिक्स? क्या उनमें से कुछ असम्पशंस जो हैं वो क्लासिकल फिजिक्स से कॉन्ट्राडिक्शन रखती हैं, क्या उसके अगेंस्ट हैं? तो हम चेक कर लेते हैं। यस, द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोह्र's थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम कॉन्ट्राडिक्ट क्लासिकल फिजिक्स। कि जो बोह्र's की थ्योरी का पहला पोस्टुलेट था, पहला पॉइंट था, पहला मफरूजा था, वो क्लासिकल फिजिक्स से जो है ना वो अगेंस्ट है, उसके क्लासिकल फिजिक्स से वो कॉन्ट्राडिक्शन रखता है। कैसे? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि जो एक्सेलरेटिंग चार्ज होता है, आइदर ऑसिलेटिंग और रिवॉल्विंग, चाहे वो ऑसिलेट कर रहा हो या रिवॉल्व कर रहा हो, रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वो क्या कर रहा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इमिट कर रहा होता है, रेडिएट कर रहा होता है, खारिज कर रहा होता है। ये कौन सी थ्योरी, कौन सी फिजिक्स कह रही है? क्लासिकल फिजिक्स कह रही है कि जो एक्सेलरेटिंग चार्ज होता है वो जब रोटेट कर रहा होता है, आइदर ऑसिलेट कर रहा हो या रिवॉल्व कर रहा हो, तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट कर रहा होता है। सो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। अब जाहिर सी बात है, जब वो एनर्जी को रिलीज कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। सो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कॉन्टिन्यूसली। तो एनर्जी उसकी कॉन्टिन्यूसली क्या होती रहेगी? डिक्रीज होती रहेगी। इट्स ऑर्बिट बिकम स्मॉलर। जब उसकी एनर्जी कम होगी तो डेफिनेटली उसका जो ऑर्बिट होगा वो भी स्मॉल हो जाएगा। एंड स्मॉल, स्मॉलर एंड स्मॉलर, छोटा छोटे से छोटा होता जाएगा। एंड इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस के अंदर जाकर फॉल कर जाएगा। ये कौन सी फिजिक्स कह रही है? क्लासिकल फिजिक्स। क्या कह रही है? कि जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है तो वो रिवॉल्व करते हुए अपनी एनर्जी को, अपनी रेडिएशंस को खारिज कर रहा होता है। अब फिजिक्स ये कहती है कि अगर वो खारिज कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या हो रही है? डेफिनेटली कम हो रही है। अगर एनर्जी कम हो रही है तो उसका जो ऑर्बिट है वो भी स्मॉल हो जाना चाहिए। अगर ऑर्बिट स्मॉल हो रहा है तो स्मॉल होते होते उसको न्यूक्लियस के अंदर क्या कर जाना चाहिए? उस इलेक्ट्रॉन को फॉल कर जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर न्यूक्लियस के अंदर वो फॉल कर जाता है, इलेक्ट्रॉन ही न्यूक्लियस के अंदर गिर गया, तो आप देखेंगे सारा एटम का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। सारी जो आपकी जो अर्थ है वो इसी कंसेप्ट के ऊपर चल रही है। आपकी सारी केमिस्ट्री एटम के कंसेप्ट पे चल रही है कि एटम है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि वो रिवॉल्व करते हुए एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, अब अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो एनर्जी रिलीज होते होते उसका ऑर्बिट कम हो जाता है, वो न्यूक्लियस के अंदर जाकर फॉल कर जाता है। लेकिन जो न्यू फिजिक्स आई है, जो मॉडर्न फिजिक्स है, वो क्या कहती है? बट अकॉर्डिंग टू बोह्र's थ्योरी एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट विदाउट रेडिएशन। कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, बोह्र's की जो थ्योरी है वो ये कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा होता है, लेकिन वो रिवॉल्व करते हुए एनर्जी को रिलीज नहीं करता, बल्कि जब वो एक शेल से दूसरे शेल में जंप करता है तब वो एनर्जी को रिलीज करता है। समझ आ गई बात की? तो जो क्लासिकल फिजिक्स है वो ये कह रही है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जब तक रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, एनर्जी खारिज कर रहा है। जबकि बोह्र's की थ्योरी ये कह रही है कि जब वो घूम रहा है तब एनर्जी जाया नहीं करेगा, जब वो जंप करेगा एक शेल से दूसरे शेल में तब वो एनर्जी को रिलीज या एब्जॉर्ब करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मीन बाय लाइन स्पेक्ट्रम? एक्सप्लेन हाउ लाइन स्पेक्ट्रम कैन बी यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसको हम एलिमेंट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं? जी सबसे पहले लाइन स्पेक्ट्रम है व्हेन अ गैस मच लो प्रेशर इज एक्साइटेड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, द स्पेक्ट्रम ऑफ एमिटेड रेडिएशन is in the form of discrete sharp parallel lines. This type of lines या this type of spectrum is called line spectrum। वो कह रहे हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब आप गैस को लो प्रेशर के ऊपर एक्साइट कर देते हैं। कैसे एक्साइट करते हैं? आप गैस का प्रेशर कम करते हैं, प्रेशर कम करने के बाद आप उसमें से करंट को पास करवाते हैं। जैसे आप करंट को पास करवाते हैं तो वो एक्साइट हो जाती है। ठीक है, एक्साइट होने के बाद वो रेडिएशंस को इमिट करती है और वो लाइंस की सूरत में छोटी छोटी बारीक बारीक लाइंस बन जाती हैं। उन लाइंस को हम
जो है ना स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं और स्पेक्ट्रम को नाम देते हैं कौन से स्पेक्ट्रम का, लाइन स्पेक्ट्रम का। अब इन लाइंस की मदद से या इन स्पेक्ट्रम की मदद से एलिमेंट्स की कैसे आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे वो हम चेक कर लेते हैं। इन लाइन स्पेक्ट्रम ईच लाइन कोरस्पॉन्ड्स टू अ डेफिनेट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। वो जो आपको लाइंस बनी हुई नजर आएंगी लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर, उसमें हर लाइन की जो वेवलेंथ होगी और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो चेंज होगी, ठीक है। ईच एलिमेंट हैज इट्स ओन सेट ऑफ वेवलेंथ, हर एलिमेंट की वेवलेंथ क्या होती है, चेंज होती है इन द लाइन स्पेक्ट्रम, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इन डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एनर्जी इन देयर ऑर्बिट्स। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर, उनके हर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो एनर्जी डिफरेंट होगी तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट हो जाएंगी, जिससे आप उसकी पहचान कर सकते हैं। Question number 3, can the electron in the ground state of hydrogen absorb a photon of energy 13.6 electron volt and greater than 13? वो कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है क्या वो ग्राउंड स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या इससे ज्यादा भी करता है? यस, एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम कैन एब्जॉर्ब अ फोटोन ऑफ एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ग्रेटर देन। कह रहा है बिल्कुल जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट के अंदर होगा वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी, और इससे ज्यादा भी एब्जॉर्ब कर सकता है। कैसे? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो हाइड्रोजन के एटम की आयनाइजेशन एनर्जी होती है कौन सी स्टेट पे, ग्राउंड स्टेट पे, जब वो एक्साइट नहीं हुआ। ग्राउंड स्टेट वो स्टेट होती है जब जो वो एटम या इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट स्टेट में नहीं गए होते, बल्कि उनके पास एनर्जी कम होती है और वो ग्राउंड स्टेट के ऊपर होते हैं, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इफ हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन एब्जॉर्ब अ फोटोन एनर्जी ग्रेटर देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अगर उस हाइड्रोजन को 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी मिल जाए और वो उसको एब्जॉर्ब कर ले, तो एनर्जी सरप्लस हो जाती है, डबल हो जाती है फोटोन की, और ये एनर्जी अपीयर होती है एज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर मूव कर जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन सो मेनी लाइंस व्हेन हाइड्रोजन कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। वो कह रहा है कि जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनता है, हाइड्रोजन का जब स्पेक्ट्रम बनता है तो उसमें बहुत ज्यादा लाइनें नजर आ जाती हैं। हालांकि हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, जब वो जंप करके आएगा एक लाइन आपको बनी हुई नजर आनी चाहिए, ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है, ज्यादा लाइनें क्यों नजर आती हैं, हालांकि एक लाइन नजर आनी चाहिए थी। तो इसका आंसर चेक करते हैं। वो कह रहा है हाइड्रोजन एटम इज एक्साइट, जब आप हाइड्रोजन के एटम को एक्साइट करते हैं तो क्या होता है, इट्स इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, तो उसके वो इलेक्ट्रॉन जो कि ग्राउंड स्टेट के अंदर होते हैं जंप कर जाते हैं टू सम हायर एनर्जी स्टेट, कुछ हाई एनर्जी स्टेट के अंदर, क्योंकि एनर्जी मिली है, लो पे तो रहेगी नहीं, हाई पे चले जाएंगे। जिसके पास पैसा आ जाए वो कहाँ टिकता, ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आ जाती है, जब वो एनर्जी उनको मिलेगी तो वो लो स्टेट से मूव कर जाएंगे हाई स्टेट यानी कि एक्साइटेड स्टेट के अंदर। अब जाहिर सी बात है वो एनर्जी कब तक उनके पास रहेगी, जाहिर सी बात है वो एनर्जी को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। नाउ व्हेन इट डीएक्साइट, जैसे वो डीएक्साइट करेंगे इलेक्ट्रॉन डज नॉट कम टू ग्राउंड स्टेट, वो थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि थोड़ी सी एनर्जी रिलीज की वो डायरेक्ट ग्राउंड पे आ जाए, ग्राउंड स्टेट पे नहीं आएगा, उससे कम एनर्जी वाला जो शेल होगा उसमें चला जाएगा, फिर और एनर्जी रिलीज करेगा, फिर उससे कम शेल वाले में चला जाएगा, फिर और एनर्जी रिलीज करेगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा एनर्जी, वो ग्राउंड स्टेट के ऊपर डायरेक्टली नहीं जाएगा बल्कि जंप कर जाएगा लोअर एनर्जी के अंदर इन मल्टीपल स्टेप्स के अंदर, एंड एवरी जंप, और हर जंप करस्पॉन्ड इन अ सर्टेन वेवलेंथ, हर जंप पे उसको वेवलेंथ अलग मिलेगी, अलग लाइन मिलेगी। तो इसलिए जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होता है उसकी ज्यादा लाइन स्पेक्ट्रम्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सिलेबस में नहीं है, शॉर्ट सिलेबस में, तो ये स्किप कर दें, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इज एनर्जी कंजर्व, क्या एनर्जी कंजर्व हो जाती है व्हेन एन एटम इमिट्स अ फोटोन ऑफ लाइट, क्या एनर्जी कंजर्व होती है जब एक एटम फोटोन ऑफ लाइट को इमिट करता है? यस, एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी कंजर्व हो जाती है व्हेन एन एटम इमिट्स अ फोटोन ऑफ लाइट, जब एक एटम फोटोन ऑफ लाइट को क्या करता है, इमिट करता है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है लो एनर्जी से हाई एनर्जी में, तो वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, पहले एब्जॉर्ब अ फोटोन ऑफ एनर्जी, और जब वो फिर डीएक्साइट होगा तो उतनी एनर्जी जितनी उसने हाई स्टेट में जाते हुए एब्जॉर्ब की थी, उतनी एनर्जी वो क्या करेगा, रिलीज करेगा और लो एनर्जी स्टेट के अंदर वापस आ जाएगा। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कंजर्व हो जाएगी, जितनी एनर्जी लेके जाएगा उतनी एनर्जी जाया कर देगा, तो टोटल एनर्जी क्या हो गई, कंजर्व होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके एक्सरसाइज के वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।